नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 का खास कार्यक्रम खास मुलाकात। आज खास मुलाकात में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि लगातार आंदोलन करती हैं, महिलाओं की आवाज़ को बुलंद करती हैं और उनके हक के लिए धरातल पर उतरती हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति रौतेला की, जिनसे आज हम बहुत सारे विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है ज्योति रौतेला जी। थैंक यू। आपको हमने अक्सर आंदोलन करते हुए देखा है, प्रदर्शन करते हुए देखा है। क्या ये जनसंघर्ष है या फिर कांग्रेस की कोई रणनीति? देखिए, जनसंघर्ष ही कांग्रेस की रणनीति है। मतलब कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो हमेशा लोगों के लिए, लोगों के मुद्दों के लिए संघर्ष करती आई है और उसी का हिस्सा ये सब कुछ है जो हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि जब भी इस देश में, इस प्रदेश में अत्याचार बढ़े हैं, वो लोगों के साथ गलत हुआ है, तो कांग्रेस ने हमेशा संघर्ष करा। और जब भी हमारे प्रदेश में कुछ ऐसे ज्वलंत इशू होते हैं जिस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, उसके खिलाफ हम लोग धरने प्रदर्शन करते हैं। सरकार का ध्यान आकर्षित करने का काम हमारा है। आपने अभी नर्सिंग भर्ती आंदोलन को लेकर भी प्रदर्शन किया, आपने अपने ऊपर पेट्रोल तक छिड़क दिया था। आखिरकार वो कितना चुनौतीपूर्ण रहा आपके लिए? क्या उसका कुछ परिणाम आपको हाथ लगा? देखिए, चुनौती बहुत बड़ी थी, पर ये एक बहुत बड़ा इशू था। नर्सिंग जो ऑफिसर्स थे वो 160 दिन से, मतलब उनको जिस दिन पानी की टंकी में चढ़ने वाला इशू हुआ उससे पहले 158 दिन हो गए थे वो धरने प्रदर्शन में थे। ठंड, गर्मी, बारिश, हर सिचुएशन वो लोग हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं धरने पे बैठी हैं और अब एक लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही। एक तो बिहार में आपने धरना स्थल बना दिया जहाँ सुनवाई नहीं किसी की, कोई देखने तक नहीं जाता है कि हमारे प्रदेश के किन मुद्दों पे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब इतने बार जब वो धन सिंह रावत जी के घर का घेराव कर चुके थे, मुख्यमंत्री आवास घेराव कर चुके थे, सचिवालय घेराव कर चुके थे और 150 दिनों से ज़्यादा उन लोगों को वहाँ पे बैठे हुए हो गया था। हमारे छोटे भाई बहन हैं, हमारे प्रदेश के बच्चे हैं वो लोग, और अगर उनकी आवाज़ नहीं सुनी गई उसके बाद हम लोग पानी की टंकी में चढ़े। और आप सोचिए कि हम लोग भी 60 आवर्स, मतलब 60 घंटे ऊपर चढ़े रहे और 48 घंटे तक तो कोई हमारा फ़ोन तक नहीं उठा रहा था। तो ये चुनौतियां इस प्रदेश में, जिस प्रदेश को इस प्रदेश के लोगों ने बनाया है, जिसके लिए लोगों ने शहादतें दी, आज उनके बच्चों को अपने प्रदेश में सरकार को जगाने के लिए या सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए इतने लंबे संघर्ष करने पड़ रहे हैं, ये सोचने विषय है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। भाई, सरकार कोई भी हो, आज भाजपा की सरकार सत्ता में बैठी हुई है तो इतना अहंकार किसी सरकार में नहीं होना चाहिए कि अगर उस प्रदेश के बच्चे या उस प्रदेश के लोग आंदोलन कर रहे हैं, उस प्रदेश के लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका कोई प्रॉब्लम है, इशू है, तो उनसे बैठ के बात तो करें, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है इस प्रदेश में। बिल्कुल। अगर आपकी जनसंघर्ष ही आपकी रणनीति है तो आखिरकार आपने इतने आंदोलन, इतने प्रदर्शन कर लिए, महिलाओं को इसका क्या लाभ मिला? देखिए, महिलाओं को लाभ देना सरकार का काम है, महिलाओं की आवाज़ पहुंचाना उस सरकार तक हमारा काम है। LUCC घोटाला हुआ, वो महिलाएं, वो भी एकता विहार में धरने प्रदर्शन में बैठी रही, लगातार मांगे करती रही, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने इंटरवीन करा, हम उनके साथ खड़े हुए। मैं खुद उनको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के पास लेके गई और उसके बाद CBI जांच की जो उनकी मांग थी उसको माना गया। उसके बाद आज उसमें अरेस्टिंग हुई है। अंकिता भंडारी के केस में हम लोगों ने मुख्यमंत्री आवास घेरा, श्रीनगर, पौड़ी, कोटद्वार, हर जगह धरने प्रदर्शन करे। मैंने और मेरे एक साथी ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर मुंडन करवाया, लेकिन हमने पूरे प्रदेश में अंकिता भंडारी के मुद्दे को ज्वलंत रखा, जिंदा रखा, और उसका नतीजा यह हुआ कि वो जो आज लोग उम्र कैद में अंदर गए हुए हैं उन लोगों को सजा मिली। नहीं तो सरकार तो उनको बेल देने के लिए तैयार थी। वो नैनीताल हाईकोर्ट में उस वक्त बेल के लिए जा चुके थे जब हम लोगों ने मुंडन करवाया। मैं एज ए जो विपक्ष है, जो कांग्रेस पार्टी है, जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, उनका काम है सरकार का ध्यान आकर्षित करना, सरकार को ये बताना कि आपके सत्ता में बैठे हुए लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और उसकी आवाज़ को हमारा उठाना काम है। और हम लगातार इस काम को कर रहे हैं। हम चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, अंकिता भंडारी हो, महिला सुरक्षा हो, हर मुद्दे पर लड़ रहे हैं, हर मुद्दे पर आवाज़ उठा रहे हैं। आपकी चॉइस क्या है, आंदोलन या समाधान? मेरी चॉइस है समाधान। आंदोलन के लिए तो हमें मजबूर होना पड़ रहा है। देखिए, कौन आंदोलन करता है? जो जिसके साथ अन्याय हो रहा है। जब हमारे प्रदेश में हमारे लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग आंदोलन करेंगे। लेकिन हर कोई व्यक्ति इसलिए आंदोलन करता है, वो चाहता है कि उस मुद्दे पे समाधान हो, सरकार उसका सुनवाई करे और उसका समाधान करे। कांग्रेस हमेशा महिलाओं की बात करती है, दशकों तक आपने भी राज करा उत्तराखंड पर। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, महिलाओं के लिए आपने क्या ऐतिहासिक कदम उठाया जो कि क्रांतिकारी बदलाव ला सकता था, लेकिन
अभी सिचुएशन महिलाओं की आपके सामने है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त किया। राजीव गांधी जी पंचायती राज लेके आए, जिसकी वजह से आज जो पंचायतों में, क्षेत्र पंचायत हो, ग्राम प्रधान हो, जिला पंचायत हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, ब्लॉक प्रमुख हो, महिलाएं बनी। कहीं ना कहीं महिलाओं को राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाने का काम किया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा। लेकिन आज भाजपा उन लोगों के लिए की तरफ ध्यान भी नहीं दे रही। भाजपा 2023 में वो लेके आई महिला रिजर्वेशन बिल, वो उसको लागू करने को आज तैयार नहीं है, जबकि पूरी सरकार उनके पास है। जब हमारी सरकारें, मनमोहन जी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हम महिला विधेयक हम लोग भी लेके आए, हमने राज्यसभा से पास करा, लोकसभा में हमारे पास बहुमत नहीं था, वो गिर गया। ये तो पास करवाने के बावजूद सर्वसम्मति से सभी पार्टियों ने ये महिला विधेयक पास करवाया, लेकिन उसके बावजूद आज उसको लागू नहीं कर रही। तो सरकार की मंशा तो महिलाओं के सशक्तिकरण की है ही नहीं। तो हम सब लोग ये चाहते हैं कि जो सरकारें सत्ता में बैठी हैं, उन सरकारों को जो वो बात कर रहे हैं, जो महिलाओं की बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है। आज उत्तराखंड नंबर 1 राज्य बना है। आपने एनसीआरबी की रिपोर्ट देखी होगी, 3-4 दिन पहले ही आई है, जिसमें महिलाओं के ऊपर दहेज हत्या, दहेज के उत्पीड़न के मामले में उत्तराखंड नंबर 1 राज्य बना। बिहार हमारे बाद है, 9.8% हमारे प्रदेश का रेशो है जहां महिलाओं तो क्या इसकी सारी जिम्मेदार अभी सरकार है? हाँ, बिल्कुल सरकार है, क्योंकि सत्ता में पिछले 10 साल से सरकार है। भाई, सरकार का काम क्या है? ये तो नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगी कि किसी के घर में क्या हो रहा है उसमें सरकार जिम्मेदार है, लेकिन उन केसों में जो पनिशमेंट का जो पॉलिसी है उसकी जिम्मेदार तो सरकार है। पॉलिसीज लाए ना। आज भी अगर उत्तराखंड में या देश में महिलाओं को दहेज हत्या हो रही है या दहेज के लिए उनका उत्पीड़न हो रहा है, तो आप सोचिए महिलाओं का संघर्ष कितना बड़ा है। आज भी अगर उनके साथ ये अन्याय इस देश में हो रहा है, इस प्रदेश में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो पॉलिसीज हैं उनको हमको और मजबूत करना पड़ेगा। हमको फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने पड़ेंगे, जो पनिशमेंट है वो जल्दी से जल्दी देना पड़ेगा, एग्जाम्पल सेट्स करने पड़ेंगे ना, ताकि और किसी के साथ ये सब चीज़ें ना हो। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, तो उसकी जिम्मेदार चाहे हिमालयी राज्यों में नंबर 1 राज्य। तो बीजेपी तो आप पर आरोप लगा रही है कि महिला सुरक्षा हो या फिर महिलाओं के सम्मान की बात, तो कांग्रेस तो दूर दूर तक नहीं खड़ी है और वो बीजेपी को क्वेश्चन करती है, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो या फिर लोकसभा से उठाया गया बिल। नहीं, आप बताइए ना, महिला आरक्षण में कांग्रेस ने उनको सर्वसम्मति से समर्थन नहीं दिया क्या? जो आप संविधान में अमेंडमेंट करना चाह रहे थे वो अलग था, लेकिन जो जब महिला आरक्षण बिल पास हुआ तो उसमें तो कांग्रेस ने क्या, सारे अलायंस ने भाजपा को समर्थन दिया। महिला आरक्षण बिल को पास कराया गया। महिला आरक्षण बिल को पास कराने के बाद भाजपा क्यों उसको लागू नहीं कर पाई? और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस इस देश में पहली राष्ट्रपति, पहली प्रधानमंत्री, पहली मुख्यमंत्री कांग्रेस के ही राज में बने हैं। और कांग्रेस ही वो पार्टी है जो महिलाओं को हर जगह सम्मान देती है। भाजपा बताइए ना उन्होंने क्या करा महिलाओं के लिए। भाजपा सवाल हमसे पूछे, लेकिन आज 12 साल से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, भाजपा की सरकार है। 10वां साल हमारे प्रदेश में भाजपा की सरकार है, और सवाल आज आप अभी भी नेहरू जी से कर रहे हैं या कांग्रेस पार्टी से कर रहे हैं? ये तो गलत है ना। देखिए, कुछ कमियां रही होंगी हमारी, तो हम सत्ता से बाहर हुए, लेकिन आज वो लोग सत्ता में बैठे हुए, उन लोगों ने उस हमारे प्रदेश के लिए या देश के लिए क्या करा वो बता दें। सबसे भ्रष्ट पार्टी आज इस प्रदेश की सत्ता में बैठी हुई है। पूरे प्रदेश में जो आज भ्रष्टाचार का हाल है उस पर चर्चा ही नहीं है। आज जब से भाजपा सत्ता में बैठी है 72 पेपर लीक हुए हैं। उसका जिम्मेदार कौन है? 72 पेपर लीक हुए हैं पूरे देश में, उस पर कोई बात नहीं हो रही। नीट के पेपर लीक होने से 22 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया, उसका जिम्मेदार कौन है? इस पर कोई बात हो रही, कोई चर्चा हो रही है? हो ही नहीं रही है। आप आज भाजपा पूरे प्रदेश में धर्म के नाम की एक लड़ाई, लेकिन अगर आज आप पूछोगे कि बेरोजगारी के लिए क्या करा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपकी पॉलिसीज क्या है, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हो? फिलहाल एक बड़ी चुनौती महिलाओं के लिए क्या है उत्तराखंड में? महिलाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती तो इस वक्त महिला सुरक्षा भी है, महंगाई भी, और उनके बच्चों को, जो बेरोजगार बच्चे उनके घर पे बैठे हैं, वो सब चुनौतियां तो हैं। देखिए, एक चुनौती नहीं है, महिला को अपने आप को भी सुरक्षित रखना है, अपने बच्चे की रोजगार की बात भी करनी है। महिलाएं तो हर तरीके से पिस रही। महंगाई अगर हो रही है तो उसका जो सबसे बड़ा फर्क पड़ रहा है वो तो महिला के किचन पे पड़ रहा है, क्योंकि आमदनी उस रेशो में नहीं बढ़ी है जिस रेशो में महंगाई बढ़ी है। तो जो 400 का सिलेंडर आज 1200 का या 900 का या 1000 का हो गया, क्या जो इनकम 5000 की थी क्या वो 15000 की हो गई? ऐसा तो नहीं हुआ।
दुगनी या ढाई गुनी इनकम नहीं हुई है लोगों की, और लोग आज उस चीज़ से परेशान हैं, लेकिन इस पर कोई बात ही नहीं हो रही है, कोई चर्चा ही नहीं है। लेकिन एक तरफ बीजेपी कहती है हम आत्मनिर्भर बना रहे हैं महिलाओं को इतना ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है, उनको स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। आज हमारी दुर्गम घाटी तक की महिलाएं भी रोजगार से जुड़ रही हैं, वो भी उनके मिलेट्स हों या फिर वहाँ के उत्पाद हों या फिर कुछ हैंडमेड क्राफ्ट्स हों, वो भी अब वर्ल्ड वाइड प्रमोट किए जा रहे हैं। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि उत्तराखंड में ये तस्वीर पहले नहीं देखने को मिली। ऐसा नहीं है, देखिए जो महिलाओं को इतना बड़ा मंच मैं मिला। आपको बताती हूँ, एनआरएलएम की जो स्वरोजगार की योजना थी वो कांग्रेस गवर्नमेंट में लाई हुई है, ठीक है। उसके तहत महिलाओं को स्वरोजगार से जुड़े हुए पहले भी काम मिल रहा था और आज भी मिल रहा है, ठीक है। हाँ, ये बोल सकती हूँ मैं कि जो पब्लिसिटी भाजपा कर रही है वो पब्लिसिटी हम लोग नहीं कर पाए हों। और ऐसा देखिए, जब आप एक गांव को बसाते हैं ना, तो पहले आप घर बनाएंगे, फिर रोड बनाएंगे, फिर पानी ले जाएंगे, फिर बिजली ले जाएंगे। वैसे ही महिला सशक्तिकरण में जो कांग्रेस ने काम करे, जो गांव-गांव तक लोगों को अवेयर करा, जो मैंने आपको बोला कि लोग महिलाओं की भागीदारी राजनीति में बढ़ाई, आशा आंगनवाड़ी जो गांव-गांव में अपॉइंट हुई हैं, वो हम लोगों की सरकारों में हुई पर हैं। बीजेपी जो पब्लिसिटी स्टंट आप उसे बोलती हैं, और आपकी पूरी पार्टी की पब्लिसिटी स्टंट किया जाता है, प्रमोशंस किए जाते हैं, बड़े-बड़े एडवर्टाइजमेंट्स किए जाते हैं, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन पब्लिसिटी का ही फायदा दूर दराज तक पहुंच रहा है, नहीं, हर चीज का बिल्कुल फायदा पहुंचेगा, इसीलिए अवेयरनेस बढ़ रही है? मैं बोल रही वो पब्लिसिटी का फायदा आप हमारे हॉस्पिटल्स के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? जितना खर्चा, जो बजट आपने 1000 करोड़ का बजट आप पब्लिसिटी में जो भाजपा ने लगाया, अगर गांव के दूर दराज में एक हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड की मशीन और एक्सरे की मशीन लगा दें, ब्लड टेस्ट की सुविधाएं करा दें, तो जो प्रेग्नेंट महिलाएं रास्ते में आप देख रहे होंगे कि आज भी किलोमीटर्स में उनको कंधे में उठा के लाना पड़ रहा है, या नवजात जच्चे बच्चे की मौत हो जा रही है, उस पे काम क्यों नहीं कर रही भाजपा करे ना इन सब चीज़ों पे काम। आप देखिए, ये बोलना कि पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए, मैं ये नहीं बोलती कि पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत है वो होनी चाहिए, लेकिन जो बेसिक इंफ्रा है उस पर काम करने के लिए क्यों भाजपा तैयार नहीं है? आज अगर पौड़ी जैसे हॉस्पिटल में या कोटद्वार जैसे हॉस्पिटल में बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, अगर वहाँ पे एक एक्सीडेंट केस आ जाता तो सिटी स्कैन के लिए जॉलीग्रांट आते हैं या देहरादून आते हैं, अल्मोड़ा में कुमाऊं में कोई बात हो जाती है तो उनको ट्रीटमेंट के लिए हल्द्वानी या बरेली जाना पड़ता है। उन चीज़ों के लिए बात क्यों नहीं हो रही है? हम केवल जो कर रहे हैं, जिसको दिखा रहे हैं, उसके लिए तो बात कर रहे हैं। आप ये बताइए कि जो ये बोल रहे हैं कि हम लोग महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं, उसका रेशो कितना है, कितने लोग सशक्त हुए, उनको मार्केट से कनेक्ट कितना किया हुआ है, वो लोग अपना जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, उत्पाद कर रहे हैं, वो हमारे टाइम में भी था। ये सब चीज़ें हम लोगों ने भी करी, कांग्रेस की गवर्नमेंट की स्कीम्स को इन्होंने आगे बढ़ाया, और वो गलत भी नहीं है। कोई भी सरकार आएगी तो वो कुछ डेवलपमेंट करेगी, लेकिन उसका फायदा लोगों को हो कितना रहा है? आज जो आपने बोला था कि हम लोग लखपति दीदी बना रहे हैं, उनको पूछे ना उनके ऊपर कर्जा कितना और का, कितना गवर्नमेंट ने उनको दिया, कितना उनको लोन दिया गया है, वो लोग कितना परेशान है, उस पर बात करिए। ठीक है, तो कांग्रेस, एक छोटा सा सवाल लेना चाहूंगी जो आप वन वर्ड दे सकती हैं कि कांग्रेस महिलाओं को लेकर जो इतनी चिंता जाहिर कर रही है, क्या ये उनकी राजनीति का हिस्सा है एक वोटर के तौर पर, या फिर नीति निर्धारक भी मानती हैं महिलाओं को? देखिए, हमारी पार्टी और कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं को नीति निर्धारक मानती हैं। और रही बात जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो उनका काम ही लोगों का डेवलपमेंट करना है, उनका काम ही जो भी हिस्सा वंचित है, गरीब है, या जो हिस्सा आज आगे आके काम करना चाहता है, उनको सपोर्ट करना राजनीतिक पार्टियों का काम है, चाहे वो कांग्रेस है या भाजपा है, वो अलग से कुछ नहीं है। हम सब लोग जो जिस समाज में हम रह रहे हैं, जो राजनीतिक व्यक्ति है, उसका काम है उस समाज को डेवलप करना, और उसमें यूथ भी आएगा, उसमें महिलाएं भी आएंगी, उसमें पुरुष भी आएंगे, और सबके लिए काम करना हमारी जिम्मेदारी है। देखो, जिम्मेदारी जरूर है। अब थोड़े से राजनीतिक मुद्दों पर भी आएंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक के बाद जो लौटेंगे, आप सब बने रहिएगा। बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं खास मुलाकात में। आज हमारे साथ चर्चा में बनी हुई है कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला, जिनसे हम बहुत सारे विषयों पर खास चर्चा कर रहे हैं। ज्योति रौतेला जी, देखिए, हम कह रहे थे कि राजनीतिक मुद्दों पर आते हैं। आप अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर लगातार सरकार को घेरती आई हैं, और आपने मुंडन तक किया, आपने प्रदर्शन तक करे, आपने हर एक वो आवाज़ बुलंद जैसे भी जिस तरीके से की जा सकती थी आपने की। अगर उस वक्त कांग्रेस सत्ता में होती तो कांग्रेस क्या वो स्टेप लेती जो अभी बीजेपी नहीं ले पाई है, या फिर इंस्टेंट नहीं ले पाई? मुझे लगता है कि अगर हमारी सरकार उस वक्त होती और जो पहली मांग लोगों की थी सीबीआई जांच की, उसको हम लोग मानते हैं। दूसरी बात, जिस तरीके से रातों रात बुलडोजर चला,
वो नहीं होता। कभी भी क्राइम सीन में रात को बुलडोजर चलाना नहीं होता है। वीवीआईपी को बचाने के लिए जो कोशिश हुई, उसके नाम को छुपाने के लिए जो करा, वो नहीं होता। कांग्रेस की सरकार सत्ता में होती है और जो प्रेशर उस वक्त था, लोग जिस तरह से आंदोलित थे और सीबीआई जांच की मांग को जो साढ़े 3-4 साल बाद इस सरकार ने माना है, उसको उस वक्त हमारी सरकार जरूर मान लेती है, मुझे पूरा विश्वास है। तो यानी कि आप लोग पहले ही डिसीजन बना लेते हैं, ठीक है। अब ये डिसीजन नहीं था, हाँ। ये मांग थी लोगों की जो होनी चाहिए थी। हमारे प्रदेश की एक लड़की के साथ यौन शोषण की कोशिश हुई, उसकी हत्या हो गई, तो पूरा मांग के प्रदेश अनुसार मांगा। सरकार रिस्पॉन्स करती है या फिर सरकार की भी खुद की कुछ जिम्मेदारी बनती नहीं, सरकार की जिम्मेदारी तो पहले थी कि वहां पे बुलडोजर रातों रात नहीं चलाना चाहिए था। उनको क्राइम सीन से जो सबूत इकट्ठे होने चाहिए थे, वो जो जिनको बचाने के लिए, जिस भी व्यक्ति को बचाने के लिए सरकार ने इस प्रदेश की बेटी के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई। सरकार ने उनकी पार्टी के जो लोगों के नाम आए उनको बचाने के लिए इसके पीछे कौन है। नहीं, आपको क्या लगता है कांग्रेस ने ये नहीं बोला कि हमें पता है इसके पीछे कौन है, क्योंकि आप भी बार-बार बोलते हैं कि वो बीजेपी का खुद का वीआईपी है, इसलिए उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। हमने ये बोला कि जो वीआईपी का नाम अंकिता की चैट्स है, वो कांग्रेस ने नहीं बोला, वो अंकिता ने बोला कि वीवीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने की बात मुझे कही जा रही है। तो हम वो बोल रहे कि वो वीवीआईपी का नाम लाए सरकार सामने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उर्मिला सिनावर ने भाजपा के कुछ नेताओं पर आरोप लगाए, उसमें क्या हुआ? सीबीआई जांच को 3.5 साल बाद आपने जनवरी में उसके मांग को माना है। टर्म ऑफ रेफरेंस आज तक नहीं पता उसमें क्या हुआ है, उसमें क्या प्रोग्रेस हुई। 6-7 महीने हो गए, उसमें कोई बात नहीं हो रही है। क्योंकि जब जब विपक्ष ने या प्रदेश ने आंदोलन करे, लोग सड़कों पे आए अंकिता के मामले में, और उस पे जो जांच होनी चाहिए थी, उसमें सरकार ने पूरी जो भूमिका थी, वो पूरी उनकी गोलमोल भूमिका है। उन्होंने जो डिसीजन देने थे वो इतने डिले करे, या जो इंक्वायरी होनी थी, जो निष्पक्ष जांच होनी थी, वो करी ही नहीं है सरकार ने। आप सोचिए कि जिस दिन अंकिता भंडारी के आरोपियों को उम्र कैद हुई, उनमें से एक आरोपी ऐसे हाथ हिलाते हुए जा रहा था जैसे वो सेलिब्रिटी हो, क्योंकि उसको ये विश्वास है कि अब तुमने सजा दे दी, मैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से बेल ले लूंगा। ये कॉन्फिडेंस उस अपराधी को किसने दिया? ये भाजपा ने दिया है। और ये पहला केस नहीं है। उत्तराखंड इस प्रदेश में नंबर 1 राज्य बना है जहां पे महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा दुराचार और बलात्कार के केस हैं। और ये कॉन्फिडेंस कौन दे रहा है उनको? भाजपा दे रही है। भाजपा की जिलाध्यक्ष अनामिका शर्मा ने अपनी 13 साल की बेटी के साथ यौन शोषण करवाया। मैं उस बच्ची से जाके मिली, मेरी रूह कांप गई थी, हाथ पैर कांप रहे थे जब मैं उस बच्चे से बाहर मिल के बाहर आई। और वो बच्ची ये बोल रही थी कि मेरी मम्मा ने बोला है कि अगर तुमने ये बात किसी को बोली तो मैं तुम्हारे पिताजी को मरवा दूंगी। और वो भाजपा की पूर्व जिला अध्यक्ष की बेटी है। सोचिए ना क्या हो रहा है इस प्रदेश में। लेकिन आप बोल रही हैं कि हम लोग सीबीआई करवाते या सीबीआई की जांच करवाते, लेकिन अब तो सीबीआई की जांच बीजेपी भी करवा रही है, सरकार भी करा रही है। तो बोल रहे हैं ना, सीबीआई की जांच को 6 महीने होने वाले हैं। 3.5 साल बाद जब पूरा जन आंदोलन हुआ, जब उर्मिला सिनावर ने भाजपा के एक व्यक्ति पे आरोप लगाए, उसके बाद पूरा प्रदेश एक साथ एक मंच पे आया और पूरे प्रदेश में जन आंदोलन भाजपा के खिलाफ शुरू हुआ। तो आपने सीबीआई जांच की संस्तुति दे दी। अगर बीजेपी सरकार इंसाफ नहीं चाहती होती तो क्या सीबीआई जांच के लिए रेडी होती? अगर बीजेपी की सरकार इंसाफ करना चाहती तो 3.5 साल पहले दिन से सरकार, जब उसके माता पिता इस मांग को कर रहे थे और पूरा प्रदेश इस मांग को कर रहा था, उस दिन मानती। तब नहीं मानती जब उनको पता था कि अब पूरा प्रदेश आंदोलित हो गया, हमको इलेक्शन में जाना है और हम लोग अब माने। उसके बाद सीबीआई जांच की संस्तुति दी, टर्म ऑफ रेफरेंसेस मांगते हुए थक गए। आज तक उस पर बात नहीं हुई कि आपने सीबीआई की जांच के पॉइंट्स क्या हैं, किन मुद्दों पे दी है, उस पर कुछ नहीं हुआ। 6 महीने हो गए। 6 महीने में क्या सीबीआई की कोई भी किसी से भी कोई कहीं बातचीत हो रही है? उन्होंने इंक्वायरी क्या शुरू करी, कहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ भी बात पता चली आपको क्या? तो देखिए, ये कहने वाली बात है। इस प्रदेश में देहरादून जैसी जगह में 6 हत्याएं हुई हैं जनवरी-फरवरी में, बिल्कुल हुई हैं। तो क्राइम बढ़ा है, ये बात माननी पड़ेगी, और भाजपा की सरकार में बढ़ा है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार दुराचार के केस बढ़े हैं और इस भाजपा की सरकार में बढ़े हैं। और जो भी लोग, जो बड़े नाम आए वो लोग कहीं ना कहीं भाजपा से और भाजपा की जो पार्टी है उससे जुड़े हुए नाम आए हैं। ठीक है, इस चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, अब आपकी रणनीति पर आते हैं, क्योंकि अब 2027 के विधानसभा चुनाव भी नजदीक हैं। महिला सुरक्षा के मुद्दे जब आप उठा रही हैं, आपकी सरकार अगर सत्ता में आती है तो सबसे पहले 3 पॉइंट्स मैं आपसे जानना चाहूंगी जिनको लेकर आप महिलाओं की सुरक्षा पर काम करने वाले हैं। देखिए, पहली बात कि अगर हमारी सरकार जैसे ही सत्ता में आएगी तो हमको एक स्पेशल हेल्पलाइन, ऐसा एक नंबर रखना पड़ेगा जहां भी महिलाओं के साथ कोई क्राइम हो, सिंगल डिजिट का नंबर हो, जिससे कि तुरंत महिलाओं तक वो हेल्प पहुंचे जो उनको सुरक्षित कर सके या उनको बचाव कर सके।
दूसरी बात, महिला सुरक्षा के लिए हम लोगों को जहाँ भी अपराध हो रहे हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाने पड़ेंगे, और जो अपराधी हैं उनको सजा ऐसी सजा देनी पड़ेगी जिससे एग्जाम्पल सेट हो। एक डर जो अपराधी हैं उनके अंदर हम लोगों को पैदा करना पड़ेगा। तीसरी बात कि हम लोगों को जो बसेस हैं, जो सार्वजनिक स्थान है, उन पे हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाने पड़ेंगे। उनके वहाँ पे जो इन्वॉल्वमेंट होता है, जो अवांछित तत्व आते हैं, जो महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हैं, छेड़छाड़ के मामले बहुत, मैंने कल परसों में देख रही थी कि हरिद्वार में भी एक मामला ऐसा आया। इस तरीके के जो मामले आ रहे हैं वहाँ पे हम लोगों को उनकी सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करने पड़ेंगे। हम लोगों को इन सब चीज़ों को बहुत बारीकी से कनेक्ट करना पड़ेगा, और ये तभी हो पाएगा जब हम लोग महिलाओं के मामलों में सेंसिटिव होंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट में महिलाओं को जल्दी से जल्दी न्याय दिलाने की मांग करेंगे। लोगों के अंदर डर होगा कि भैया जहाँ पे मैं ये हरकत कर रहा हूँ वहाँ पे कैमरे लगे हुए, मैं पकड़ा जाऊँगा। मेरे अंदर ये डर होना चाहिए। और एक नंबर जो मैंने आपको बोला कि 1 डिजिट का कोई ऐसा नंबर हम लोगों को निकालना पड़ेगा, या कुछ जो भी इसका प्रावधान हो सकता है कि जिससे महिला तुरंत जैसे ही उसको लगे कि कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई उसको हार्म कर सकता है, वो तुरंत डायल करे, वहाँ पे जो हेल्प है वो पहुँच सके। ठीक है। और अब देखिए, महिला कांग्रेस लगातार धरातल पर जो काम कर रही है, अब इसके बाद मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी तक आपकी आंदोलन जन संघर्ष से सबसे बड़ा बेनिफिट आपको क्या मिला है? देखिए, उपलब्धि नहीं, जो सक्सेसफुल हुआ है सरकार के खिलाफ, जो भी रहा हो। सरकार के खिलाफ हम लोग जो अंकिता के मामले में लगातार लड़े, तो हम लोगों ने उन लोगों को बेल आउट नहीं होने दिया, उनको उम्र कैद की सजा हुई। एलयूसीसी वाले मामले में सीबीआई की जांच हुई है। उपनल में हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। नर्सिंग वालों के जो मांगे थे उनको लेके सब इन्होंने अभी शासन को उनकी जो मांगों को लेके जो मेन हमारे 3 पॉइंट्स थे उनको भेजा है। और मुझे लगता है कि अगर सरकार ऑनेस्टली जो उन्होंने कमिटमेंट करा अगर उनको कर लेगी तो 2000 बच्चों का जो भविष्य है वो उसको फ़ायदा मिलेगा। और देखिए, आप अगर ये सोचोगे कि जन आंदोलन से सरकार को हम लोग झुका सकते हैं, तो ये सच्चाई है, करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए बने रहना पड़ेगा, लोगों के बीच में लड़ते रहना पड़ेगा, लोगों की आवाज़ को उठाना पड़ेगा। मेरा या मेरी पार्टी का काम है कि हम लोग जनता के मुद्दों को लेके और एक लड़ाई लड़े जिससे सरकार असहज हो, सरकार तक वो आवाज़ पहुंचे और सरकार उनकी सुनवाई करे, जिसका काम हम लोग बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ कांग्रेस पर सरकार ये आरोप भी लगाती आई है कि वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के खिलाफ बोलती है। कांग्रेस सरकार के खिलाफ मुद्दे बुने जा रहे हैं, उसी को लेकर आंदोलन हो रहा है, लेकिन कांग्रेस के पास अपना कुछ नहीं है। कांग्रेस के पास ना अपना रोड मैप है, ना अपनी नीति है। अपने पुराने कार्यकाल को बीजेपी से कंपेयर किया जा रहा है और बीजेपी के कार्यकाल से अब अपने आप को कंपेयर करके आगे वोट मांगे जा रहे हैं। बीजेपी के कार्यकाल को तो हमने कंपेयर नहीं करा, क्योंकि कांग्रेस की खुद की आइडियोलॉजी क्या है? सुनिए मेरी बात, बीजेपी के कार्यकाल को कंपेयर करने के लिए कांग्रेस का कुछ नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने इतना काम करा जो बीजेपी कभी नहीं कर पाएगी। तो बीजेपी वाले अगर ये सोचते हैं कि हम उनको अपने साथ कंपेयर करेंगे तो पॉसिबल नहीं। इस देश की आज़ादी की जो लड़ाई है ना वो हमने लड़ी है। इस प्रदेश में IIT एम्स हमारी पार्टी ने बनाए हैं। सड़क, बिजली, पानी गांव-गांव तक पहुंचाने का जो काम करा वो कांग्रेस पार्टी ने करा। भाजपा करती है, वो 5 किलो का राशन अगर देती है तो उसमें भी मोदी जी का फोटो लगाती है, वो कांग्रेस ने नहीं करा। 35 किलो चावल और 25 किलो गेहूं हमारी सरकारों में दिए जाते थे। तो ये भाजपा जो बोलती है कि कांग्रेस के पास विरोध करने के अलावा कुछ नहीं है, तो वो तो उस व्यक्ति का विरोध करते हैं जो इस दुनिया में नहीं है। नेहरू जी का विरोध करते हैं जिस व्यक्ति ने इस भारत के निर्माण की नींव रखी है, जिसने इस देश को बनाने का काम किया, उस व्यक्ति पे आज भाजपा क्वेश्चन उठाती है। तो ये भाजपा तो जो प्रदेश को बेचने का काम कर रही है, इस देश को बेचने का काम कर रही है, प्राइवेट संस्थाओं को सारी चीजों को देने का काम कर रही है, उसके साथ हमारा कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कांग्रेस ने जो बनाया था उसको तो बेचने का काम भाजपा कर रही है, तो ये हमसे सवाल नहीं पूछ सकते। और वो तो उन पॉलिसीज का विरोध कर रहे हैं जो पॉलिसीज लोगों के हितों में थी, जो पॉलिसीज लोगों के लिए काम कर रही है, उसके लिए भाजपा कहीं भी खड़ी नहीं है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने इस देश के विकास में, इस प्रदेश के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाई और निभाती रहेगी। अगर आपको एक मौका मिले कि आपके सामने मुख्यमंत्री बैठे हों जिनके ऊपर पूरी प्रदेश की जिम्मेदारी, आप उनसे कुछ भी सवाल कर सकती हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल आप उनसे क्या करने वाली हैं जिनका जवाब आप चाहती हैं कि आपको भी मिले और हमारी जनता? नहीं, मैं अपने मुख्यमंत्री जी से पहला सवाल ये पूछना चाहूँगी कि वो इस प्रदेश को बेचने का काम क्यों कर रहे हैं। पहला सवाल है, ये प्रदेश लोगों का बनाया हुआ प्रदेश है।
इस प्रदेश को बनाने के लिए बहुत लोगों ने आहुति दी है और इस प्रदेश के लोगों के सेंटिमेंट्स इस प्रदेश के साथ है, लेकिन कुछ लोगों के बेनिफिट के लिए इस पूरे प्रदेश को बेचने का काम इस प्रदेश का मुख्यमंत्री कर रहे हैं। क्योंकि हमारी महिलाएं जो दर्शक हैं वो भी अभी आपको सुन रही हैं प्रदेश महिला अध्यक्ष के तौर पर कांग्रेस की, क्या संदेश देना चाहेंगी आखिर में? देखिए, मैं तो इस प्रदेश की सभी बहनों को, सभी बेटियों को, सबको ये बात बोलना चाहती हूँ कि हम सब लोगों को मिलकर इस प्रदेश में अपनी आवाज़ को उठाना चाहिए। जहाँ जहाँ गलत हो रहा है वहाँ पे सब लोगों को एकजुट होकर खड़े होना चाहिए, क्योंकि ये बात केवल कांग्रेस और भाजपा की नहीं है, ये बात है मेरे प्रदेश के लोगों की, उनके भविष्य की, और उस लड़ाई में सब लोगों को एक साथ एकजुट होकर लड़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए ज्योति रौतेला जी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमने बहुत सारे मुद्दों को जाना, बहुत करीबी से कांग्रेस की आइडियोलॉजी को भी जाना, सरकार के खिलाफ आखिरकार किन गहन मुद्दों को लेकर इस वक्त कांग्रेस सोच रही है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी आप सुन रहे थे कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला जी को, जिनसे हमने बहुत सारे विषयों पर खास चर्चा की है। बहुत इन्फॉर्मेटिव ये पॉडकास्ट रहा है और एक खास मुलाकात रही है। कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।